Good morning student, welcome to online classes of physics. In yesterday we had discussed vectors. फिजिकल क्वांटिटीज में हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की हैं, एक है वेक्टर, एक थी स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज के लिए कहा था वे क्वांटिटीज जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटीज को कहा था हमने स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए हमने एग्जाम्पल में कहा था मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमने बताई थी स्केलर में। वेक्टर्स के लिए कहा था कि वेक्टर्स वे क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मींस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को कहा था हमने वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमने एग्जांपल दिया था फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीजें हमारी आती है वेक्टर में। इन वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था ग्राफ में। उस ग्राफिकली में कहा था कि हमारे पास डायरेक्शन में तो एरो का होना चाहिए, ये जो साइन है एरो का वो तो होना चाहिए इसकी सीधी डायरेक्शन में। ये एरो जो हमने हेड से रिप्रेजेंट किया था, और जो ये पीछे का पार्ट था इसको कहा था हमने टेल। और हेड जो है उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और टेल उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैग्नीट्यूड जितना अधिक होने वाला था उतनी अधिक इस टेल की लेंथ होने वाली थी, और हमारे पास जितना कम मैग्नीट्यूड होगा, जितनी कम मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास होगी, टेल की लेंथ उतनी ही कम होगी। हेड डायरेक्शन में कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हेड होगा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था हमने, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए हमने ये भी कहा था कि इसको जो हमारे पास ये एरो का साइन बनाते हैं वेक्टर्स के लिए, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रिप्लेस भी कर सकते हैं, पर कंडीशन रखी थी कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। आज हम आगे बात करें नेचर के बेसिस पर वेक्टर्स जो हैं हमारे, इन वेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेचर के बेस पे वेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। एक तो होते हैं हमारे पास पोलर वेक्टर, फर्स्ट में है पोलर वेक्टर, एंड सेकेंड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हम जाने पहले पोलर वेक्टर को। पोलर वेक्टर क्या है? ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती हैं, वो वेक्टर्स हमारे पास पोलर वेक्टर्स में आते हैं। मीन्स मैं कहूं यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। मीन्स ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो उन्हें कहा जाता है हमारे पास पोलर वेक्टर। बात करें एक्सियल वेक्टर की। एक्सियल वेक्टर्स क्या हैं? ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की रोटेड एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं अपने पास एक्सियल वेक्टर्स। अब रोटेड एक्सिस कहां होती है? मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास यहां कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर राउंड कर रहे हैं,
इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है यहां पर। हमने कहा ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के रोटेड जो एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में हो तो उसे कहा था हमने एक्सियल वेक्टर। तो इसका रोटेड एक्सिस कहां होगा, यहां पर इस प्रकार से बाहर की ओर, या तो इधर की ओर इसकी डायरेक्शन हो या अंदर की ओर इसकी डायरेक्शन, यानी ये जो पाथ हमारे पास रेडी हुआ है इस पाथ के परपेंडिकुलर, बाहर की ओर या अंदर की ओर होगी परपेंडिकुलर। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं फैन का, कि फैन हमारे पास इस प्रकार से लटका हुआ रहता है। जब फैन अपने पाथ में राउंड कर रहा है तो उसका एक्सिस कहां है, ये उसका एक्सिस है परपेंडिकुलर, तो उसके पाथ के परपेंडिकुलर वो है उसका रोटेड एक्सिस। और रोटेड एक्सिस की डायरेक्शन में जिस वेक्टर की डायरेक्शन होने वाली है उसे कहेंगे हम एक्सियल वेक्टर। इसके लिए हम एग्जांपल में दे सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सारे हमारे पास आते हैं एक्सियल वेक्टर्स में। एक बार और मैं डिक्लेयर कर दूं कि हमारे पास नेचर के बेस पे वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक थे पोलर वेक्टर, एक एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर के लिए हमने कहा ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती हैं वो सारे के सारे वेक्टर आते हैं हमारे पास पोलर वेक्टर में। एंड एक्सियल वेक्टर के लिए कहा था ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के रोटेड एक्सिस की डायरेक्शन में होती है उसे कहा था हमने एक्सियल वेक्टर। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स के टाइप्स की बात करें, नंबर फर्स्ट इक्विवेलेंट वेक्टर। इक्विवेलेंट वेक्टर, वैसे तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इक्विवेलेंट वेक्टर मींस ऐसे वेक्टर जो इक्वल होते हो उन्हें कहते हैं हमारे पास इक्विवेलेंट वेक्टर। अब इक्वल हमारे पास वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मींस ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हमारे पास इक्वल रहे तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं हमारे पास इक्विवेलेंट वेक्टर। जैसे मैं यहां ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं इनको इक्विवेलेंट वेक्टर्स को, ग्राफ इमेज कर लेते हैं। ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इसकी टेल ये है, मींस इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे पास ये है। एक में यहां पर और वेक्टर रेडी कर लेता हूं बी वेक्टर। अब देखें ध्यान से, ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो टेल है वो सेम है, मींस मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने कहा था टेल की लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड को, तो अपने पास इन दोनों की टेल सेम है तो हमारे पास इनके मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन भी सेम है क्योंकि एक दूसरे के कैसी दिखाई दे रही है, परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है। तो अपने पास ये हमारे पास कहलाते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर। ऐसा नहीं है काउंटिंग में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो वो वेक्टर्स कहलाते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर्स। बात करें सेकंड अनइक्विवेलेंट वेक्टर। अनइक्विवेलेंट वेक्टर, ये भी नाम से क्लियर हो। अनइक्विवेलेंट मींस जो इक्वल नहीं होते ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं अपने पास अनइक्विवेलेंट वेक्टर्स।
अब हमें पता है वेक्टर के बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो क्या हो सकता है इक्विवेलेंट में कि हमारे पास या तो उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो, या उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अपने पास अलग अलग हो, या फिर हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हो, बिल्कुल ही डिफरेंस हो। तो हमारे पास ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है अनइक्विवेलेंट वेक्टर्स। जैसे मैं यहां ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, इमेज कर लेते हैं एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है वी वेक्टर। अब देखें तो इनकी टेल इक्वल है, मींस मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है बट इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, तो यानी ये डायरेक्शन में इक्वल नहीं है, तो ये कहलाएंगे अनइक्विवेलेंट वेक्टर। और एग्जांपल में यहां ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें वेक्टर्स को, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर इसके बिल्कुल पैरेलल ये है बी वेक्टर। अब इनको देखें, ए वेक्टर वी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, बट इनकी टेल देखें, टेल में लेंथ में अलग अलग है, मींस इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं। तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड में अलग अलग है, तो ये कहलाएंगे अनइक्विवेलेंट वेक्टर्स। और यहां एग्जांपल में दें, कि एक वेक्टर ये बना दिया ए वेक्टर, एक इमेज कर लिया ये बी वेक्टर, दोनों को देखें, डायरेक्शन भी अलग अलग हैं तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, यानी कुछ भी सेम नहीं है इसमें, तो ये भी आते हैं अपने पास अनइक्विवेलेंट वेक्टर में। तो इक्विवेलेंट वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो इक्विवेलेंट वेक्टर, अनइक्विवेलेंट वेक्टर्स के लिए जिनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर डिफरेंस, तो ऐसी कंडीशन में वो कहलाते हैं अपने पास अनइक्विवेलेंट वेक्टर। आगे हम बात करें थर्ड नंबर का वेक्टर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर के लिए हम कह सकते हैं, पहले इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूं मैं एक एग्जांपल के लिए, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर मैंने यहां रेडी किए हैं। अब ए वेक्टर की डायरेक्शन और वी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, बट इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो इन दिस कंडीशन ये वेक्टर जो कहलाने वाले वो कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर, मींस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए चाहे मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो ऐसे कहलाते हैं अपने पास कोलिनियर वेक्टर। फोर्थ, कोप्लेनर वेक्टर। अपने पास फोर्थ है कोप्लेन वेक्टर, मींस ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कोप्लेन वेक्टर्स। जैसे मैं यहां इमेज करता हूं फॉर एग्जांपल, ये कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और बना दूं मैं यहां ये डी वेक्टर है। बहुत सारे मैंने वेक्टर्स बना दिए यहां पर। अब हमारे पास ये जो प्लेन है हमारा, ब्लैक बोर्ड को मैं प्लेन मान लेता हूं, इस प्लेन में है, एक ही प्लेन पर है,
एक ही प्लेन पर हैं तो हमारे पास ये सारे वेक्टर्स कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। यानी ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट हो रहे हो वो कहलाते हैं कोप्लेन वेक्टर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड करता है, प्लेन पर डिपेंड करता है। प्लेन अगर सभी का सेम है तो हमारे पास वो सब कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन की अगर हम बात करें तो अपने पास प्लेन्स होते हैं, प्लेन में x, y, z। इनमें प्लेन्स जो रेडी होने वाले हैं वो होते हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। अगर हमारे पास इस एक्स वाई प्लेन में वेक्टर्स हैं सारे के सारे तो हमारे पास वो कहलाएंगे कोप्लेन वेक्टर। ऐसा नहीं है कि एक वेक्टर यहां है, एक वेक्टर हमारे पास जेड वेक्टर को यहां रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ब्लैक बोर्ड पे, उसको परपेंडिकुलरता है एक्स बाई जेड, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं, ये ऐसे बनाया जाता है पर ब्लैक बोर्ड पे ऐसे इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास एक वेक्टर एक्स बाई तल में है, एक वेक्टर हमारे पास वाई जेड प्लेन में है, एक अपने पास एक्स जेड प्लेन में है, तो हमारे पास कोप्लेन वेक्टर नहीं कहलाएंगे। कोप्लेन वेक्टर्स के मीन कि हमारे पास सारे वेक्टर्स या तो एक्स वाई प्लेन में हो, सारे वेक्टर्स या वाई जेड प्लेन में हो, सारे वेक्टर्स या एक्स जेड प्लेन में हो, तो ऐसे हमारे पास वेक्टर्स कहलाने वाले हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर के लिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहे डिफरेंट हो। कोलिनियर वेक्टर्स हैं। कोप्लेन के लिए प्लेन एक ही प्लेन में सारे वेक्टर्स होने चाहिए, वो कहलाते हैं कोप्लेनर वेक्टर। नंबर 5 हम बात करें नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव हो या अपोजिट वेक्टर हो एक ही बात है। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर क्या हैं? नाम से क्लियर हो रहा, अपोजिट मींस मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। देखिए यहां मैं इमेज कर लेता हूं, यहां पर ये कोई ए वेक्टर और ये कोई वी वेक्टर है। अब इन्हें अगर हम देखें डायरेक्शन, ए वेक्टर की इधर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ऐसे वेक्टर अपोजिट वेक्टर है। बट टेल देखते हैं, टेल की लेंथ इसके टेल की लेंथ सेम है, मींस इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और अपने पास उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो ऐसे हमारे पास वेक्टर्स नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स होते हैं। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है, या ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के बट डायरेक्शन नेगेटिव है, या इसको ऐसे पढ़ लें कि ए वेक्टर नेगेटिव में इज इक्वल टू होगा बी वेक्टर के। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन के लिए हमने माइनस के साइन का यूज किया है। ए वेक्टर अपोजिट है वी वेक्टर का और बी वेक्टर अपोजिट है ए वेक्टर का, ऐसे भी इनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है अपने नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर होते हैं। आगे हम बात करें, एक वेक्टर होता है अपना नंबर 6, जीरो वेक्टर।
जीरो वेक्टर, नाम से क्लियर करें, जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वो कहलाता है जीरो वेक्टर। यानी कि मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आने वाली है वो अगर जीरो हो तो हमारे पास वो जीरो वेक्टर होते हैं। अब जीरो वेक्टर हैं जब उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो एरो की टेल कहां से लाएं, क्योंकि टेल हमारे पास डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पर, और हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड जीरो है, तो मैग्नीट्यूड जीरो है तो अपने पास वो वेक्टर ऐसा होगा पॉइंट जैसा। अब ये पॉइंट जैसा वेक्टर, अब इस पे कहां मैं इसका हेड बनाऊं, नहीं बना सकते। इसकी डायरेक्शन को मैं यहां पर पता भी नहीं कर सकता। अगर टेल होती इसकी मींस इसका मैग्नीट्यूड होता तो हम इसकी डायरेक्शन को बता भी सकते थे, पर लेकिन यहां पर इसके पास टेल ही नहीं है तो इसके पास हम आगे जो इसका पीक पॉइंट है वो भी हम नहीं बना सकते, इसकी नोब रेडी नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वो कहलाते हैं जीरो वेक्टर। ये कैसे आते होंगे, जैसे मैं कह दूं अपने पास किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और मैं उस 10 न्यूटन के फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं जीरो से, किसी कैलकुलेशन में हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, तो उसकी वैल्यू आने वाली है जीरो, तो वेक्टर की वैल्यू हो गई जीरो, तो जीरो वेक्टर हो गया वो अपने पास। या एक कंडीशन ये भी है कि अपने पास प्लस 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया माइनस, तो टोटल आने वाला है जीरो। जीरो वेक्टर ऐसे भी आते हैं। टोटली हम कह सकते हैं जीरो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट जैसे होते हैं, इसके लिए इनकी डायरेक्शन को भी नहीं बता सकते, तो ये कहलाते हैं अपने जीरो वेक्टर। अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट वेक्टर है नंबर 7, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अपनी फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यूनिट वेक्टर की अगर बात करें, यूनिट वेक्टर मींस इसकी वैल्यू, वेक्टर की वैल्यू कितनी हो 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो उस वेक्टर को कहते हैं अपने पास यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कैप लगाकर। किसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसके ऊपर लगा दी जाती है कैप। मींस मैं कहूं ए वेक्टर है कोई, अब ये ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखें ए कैप। इसका मींस क्या है, जो ये कैप है ये कैप हमारे पास रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इसको देखकर कह सकते हैं कि जो ये ए वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। तो कैप मींस डायरेक्शन, और जब कैप लग गया किसी वेक्टर के ऊपर तो कैप लगने का मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो गया। अब 1 के पीछे क्या यूनिट होनी चाहिए उसकी, वो डिपेंड करती है सिस्टम पर। अगर हमारे पास वो MKS सिस्टम में है तो MKS मीन मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में है, तो अगर लेंथ है तो मीटर में 1 मीटर। अगर अपने पास वो मास है तो उसको हम कह सकते हैं 1 kg। टाइम है तो उसको कह सकते हैं 1 सेकेंड। तो ऐसे CGS सिस्टम है, ऐसे FPS सिस्टम है। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की जो हमारे पास वैल्यू है वो डिपेंड करती है सिस्टम पर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। तो हमारे पास ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो, वो कहलाते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, और कैप हमारे पास दिखाती है डायरेक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल कह दूं कि ये कोई मान ले ए कैप है, एक ही डायरेक्शन, मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से,
और ये सोल्यूशन है कोई सी वेक्टर का, किसी वेक्टर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और उसका हमारे पास ये जो हमारे पास 5 है उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसको सोल्व करें तो c इज इक्वल टू 5a कैप। और हम जानते हैं वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया 5, और हमारे पास ये जो a कैप है ये दिखा रहा है कि हमारे पास c वेक्टर की डायरेक्शन होगी एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होने वाली है। तो ये कहलाते हैं अपने यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती हो वो कहलाते हैं यूनिट वेक्टर्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।